हाय फ्रेंड्स, रिंग राउंड क्लासेस चैनल में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं? चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 के साथ। भारत से हम क्या सीखें। पहला प्रश्न है, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता किनके लिए वांछनीय है और क्यों? उत्तर, भारत को पहचान सकने वाली दृष्टि की आवश्यकता यूरोपियन लोगों के लिए वांछनीय है, क्योंकि भारत ऐसी अनेक समस्याओं से भरपूर है जिनका समाधान होने पर यूरोपियन लोगों की अनेक समस्याओं का निदान संभव है। अगला प्रश्न है, लेखक ने किन विशेष क्षेत्रों में अभिरुचि रखने वालों के लिए भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक बताया है? लेखक ने बताया है कि जिन्हें भूविज्ञान में, वनस्पति जगत में, जीवों के अध्ययन में, पुरातत्व के ज्ञान में एवं नीति शास्त्र जैसे विषयों में विशेष अभिरुचि है, उन्हें भारत का प्रत्यक्ष ज्ञान आवश्यक है। अगला प्रश्न है, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन कहाँ हो सकते हैं और क्यों? उत्तर, लेखक की दृष्टि में सच्चे भारत के दर्शन भारतीय ग्रामीण जीवन में हो सकते हैं। भारतीय ग्राम्य संस्कृति में सच्चा भारत निहित है, क्योंकि सच्चाई, प्रेम, करुणा, सहयोग की भावना ग्रामीणों में कूट कूट कर भरा होता है। अगला प्रश्न है, भारत की ग्राम पंचायतों को किस अर्थ में और किनके लिए लेखक ने महत्वपूर्ण बतलाया है? स्पष्ट करें। प्राचीन स्थानीय शासन प्रणाली या पंचायत प्रथा को समझने समझाने का बहुत बड़ा क्षेत्र भारतीय ग्राम पंचायत में विद्यमान है, जिन लोगों को अत्यंत सरल राजनीतिक इकाइयों के निर्माण और विकास से समृद्ध प्राचीन युगीन कानून के पुरातन रूपों के विषय में हुए अनुसंधान की महत्ता को समझाने की क्षमता प्राप्त करनी है, उनके लिए भारत की ग्राम पंचायतों को लेखक ने महत्वपूर्ण बताया है। अगला प्रश्न है, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स से संबंधित किस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का हवाला दिया है और क्यों? उत्तर, लेखक ने वारेन हेस्टिंग्स द्वारा 172 दारिश नामक सोने के सिक्के ईस्ट इंडिया कंपनी के निदेशक मंडल की सेवा में भेजे जाने पर कंपनी के मालिक द्वारा उनका महत्व नहीं समझना और मुद्राओं को गला देना दुर्भाग्यपूर्ण घटना कहा है, क्योंकि वह एक धरोहर था, अन्वेषण का विषय था। अगला प्रश्न है, भारत के साथ यूरोप के व्यापारिक संबंध के प्राचीन प्रमाण लेखक ने क्या दिखाए हैं? लेखक के अनुसार सोलोमन के समय में ही भारत, सीरिया और फिलिस्तीन के मध्य आवागमन का साधन सुलभ हो चुके थे। साथ ही इन देशों के व्यापारिक अध्ययन के आधार पर प्रमाणित होता है कि हाथी दांत, बंदर, मोर और चंदन आदि जिन वस्तुओं के ओफीर से निर्यात की बात बाइबिल में कही गई है, वे वस्तुएं भारत के सिवा किसी और अन्य देश से नहीं लाई जा सकती। अगला प्रश्न है, भारत किस तरह अतीत और सुदूर भविष्य को जोड़ता है? अस्पष्ट करें। भारत अतीत और भविष्य को जोड़ता है। यहाँ मानवीय जीवन का प्राचीनतम ज्ञान विद्यमान है। यहाँ की भूमि प्राचीन इतिहास से जुड़ी रही है। यहाँ की संस्कृत भाषा के द्वारा विश्व को चिंतन की ऐसी धारा में अवगाहन का अवसर मिलता है जो अभी तक अज्ञात थी। अतः यह बीते हुए काल और आने वाले समय के लिए सेतु के रूप में मान्य है। अगला प्रश्न है, मैक्स मुलर ने संस्कृत की कौन सी विशेषताएं और महत्व बतलाए हैं? मैक्स मुलर के अनुसार संस्कृत की पहली विशेषता इसकी प्राचीनता है। इसके वर्तमान रूप में भी अत्यंत प्राचीन तत्व भली भांति सुरक्षित है। संस्कृत की मदद से ग्रीक, लैटिन, गॉथिक और एंग्लो सैक्सन जैसी ट्यूटानिक भाषाओं, केल्टिक तथा स्लाव भाषाओं में विद्यमान समानता की समस्या को आसानी से हल किया जा सकता है। संस्कृत और दूसरी ओर भारतीय भाषाओं के अध्ययन से पश्चात जगत को प्रमुख लाभ क्या क्या हुए हैं? संस्कृत और दूसरी भारतीय भाषाओं के अध्ययन से मानव जाति के बारे में पाश्चात्य जगत के विचार व्यापक और उदार बने हैं। लाखों करोड़ों अजनबियों और बर्बर समझे जाने वाले लोगों को भी अपने परिवार के सदस्य की भांति गले लगाने की संस्कृति का विकास हुआ। इसके अध्ययन ने मानव जाति के संपूर्ण इतिहास को एक वास्तविक रूप में प्रकट कर दिया जो पहले नहीं हो पाया था। इसके अध्ययन से पाश्चात्य जगत में विश्व के
प्राचीनतम अवस्था का ज्ञान प्राप्त किया जा सका। पाश्चात्य जगत का मतलब है पश्चिमी सभ्यता यानी वेस्टर्न सिविलाइजेशन, मतलब इंग्लैंड, इटली आदि देशों से पाश्चात्य जगत का तात्पर्य है। अगला प्रश्न है, समस्त भूमंडल में सर्वविध संपदा और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण देश भारत है। लेखक ने ऐसा क्यों कहा है? भारत ऐसा देश है जहां मानव मस्तिष्क की उत्कृष्टतम उपलब्धियां का सर्वप्रथम साक्षात्कार हुआ है। यहाँ जीवन की बड़ी से बड़ी समस्याओं के ऐसे समाधान ढूंढ निकाले गए हैं जो विश्व के दार्शनिकों के लिए चिंतन का विषय है। यहाँ जीवन को सुखद बनाने के लिए उपयुक्त ज्ञान एवं वातावरण का सानिध्य मिलता है जो भूमंडल में अन्यत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, लेखक ने नया सिकंदर किसे कहा है? ऐसा कहना क्या उचित है? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट कीजिए। उत्तर, लेखक ने नया सिकंदर भारत को समझने, जानने एवं संपूर्ण लाभ प्राप्त करने हेतु भारत आने वाले नवागंतुक अन्वेषक, पर्यटकों और अधिकारियों को कहा है। उसी प्रकार आज भी भारतीय को निकट से जानने के नवीन स्वप्नदर्शी को आज का सिकंदर कहना अत्युक्ति नहीं है, यह उचित है। अगला प्रश्न है, धर्मों की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है, अथवा धर्म की दृष्टि से भारत का क्या महत्व है? भारत से हम क्या सीखे? पाठ के आधार पर बताएं। भारत प्राचीन काल से ही धार्मिक विकास का केंद्र रहा है। यहाँ धर्म के वास्तविक उद्भव, उसके प्राकृतिक विकास तथा उसके अपरिहार्य झियमा रूप से प्रत्यक्ष परिचय मिलता है। भारत वैदिक धर्म की भूमि है, बौद्ध धर्म की यह जन्मभूमि है, पर्शियों के जरथुस्त्र धर्म की यह शरण स्थली है। आज भी यहाँ नित्य नए मतांतर प्रकट एवं विकसित होते रहते हैं। इस तरह से भारत धार्मिक क्षेत्र में विश्व को आलोकित करने वाला एक महत्वपूर्ण देश है। अगला प्रश्न है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में नव जीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। अगला प्रश्न है, लेखक वास्तविक इतिहास किसे मानता है और क्यों? लेखक किसी विषय के मूल उद्गम स्रोत तक पहुंचने को उसका वास्तविक इतिहास मानता है, क्योंकि वहीं से उस विषय की मौलिकता, उसका विकास और उसकी शाखाओं, परशाखाओं तथा जीवन मूल्य ज्ञात होता है तथा उसका अध्ययन फलदायी होता है। अगला प्रश्न है, लेखक ने नीति कथाओं के क्षेत्र में किस तरह भारतीय अवदान को रेखांकित किया है? लेखक ने बताया है कि नीति कथाओं के अध्ययन क्षेत्र में जीवन का संचार हुआ है। समय समय पर विविध साधनों और मार्गों द्वारा अनेक नीति कथाएं पूर्व से पश्चिम की ओर प्रवाहित हो रही है। भारत में प्रचलित कहावतें और दंत कथाओं का प्रमुख स्रोत बौद्ध धर्म को माना जाने लगा है, किंतु इसमें निहित समस्याएं समाधान की प्रतीक्षा में है। लेखक ने एक उदाहरण देकर बताया है कि शेर की खाल में गधा वाली कहावत सबसे पहले यूनानी दार्शनिक प्लेटो के क्रिस्टलिस में मिलती है। इसी तरह संस्कृत की एक कथा यूनान के एक नीति कथा से मिलती है, अर्थात भारतीय नीति कथा यूनान से कैसे जुड़ी, यह एक शोध का विषय है। तो चलिए दोस्त, इस चैप्टर में सिर्फ इतना ही प्रश्न था। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें।